हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एड्स के बारे में। ये एड्स का फर्स्ट लेक्चर है और ये वाला जो लेक्चर है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन है। कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको मैं दोनों मीडियम के अंदर यूज़ करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एड्स के बारे में तो एड्स जो होता है एक वायरल डिजीज़ है। किससे होता है ये? वायरल डिजीज़। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन सी डिजीज है? वायरल डिजीज, विषाणु जनित रोग होता है ये। अब इसके फुल फॉर्म की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमने पता रखना है? वायरल डिजीज है। उसके बाद में इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें कि क्या फुल फॉर्म इसकी होती है? एक्वायर्ड, A4 एक्वायर्ड, I4 इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इसकी क्या हो गई? फुल फॉर्म हो गई एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाउ एक एक वर्ड को हम देखते हैं, इसके फुल फॉर्म को हम देखें। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड से क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये जो डिजीज है वो कंजेनिटल नहीं है। डिजीज का जो है क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था, एक होती है कंजेनिटल और दूसरी होती है एक्वायर्ड। कंजेनिटल और सेकंड कौन सी होती है? एक्वायर्ड होती है। कंजेनिटल जन्मजात और जो एक्वायर्ड होती है वो आफ्टर बर्थ उपार्जित जो होते हैं रोग। ये टू टाइप की डिजीज जो है उसके बारे में हमने बात की थी। तो एड्स जो होता है वो कैसा होता है? एक्वायर्ड होता है। मींस कि ये कब डेवलप होता है? आफ्टर बर्थ डेवलप होता है, कंजेनिटल नहीं है। तो इस नाम से ही पता चल जाएगा कि क्या है ये? एक्वायर्ड है। आफ्टर बर्थ ये क्या होता है? डेवलप होता है। नेक्स्ट वर्ड है इसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो, ये वर्ड किससे रिलेटेड है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा। क्या कहते हैं इसको? प्रतिरक्षा। डेफिशिएंसी, कमी आना। डेफिशिएंसी क्या होता है? डिक्रीज हो जाना, एबिलिटी का डिक्रीज हो जाना। तो यहां पर इम्यूनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और उसके बाद में क्या है? सिंड्रोम। सिंड्रोम का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मीन्स कि जो एड्स डिजीज है उसमें पर्टिकुलरली कोई सिंगल सिम्टम्स या इसके कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये एक टाइप का क्या होता है? सिंड्रोम होता है। और इसमें क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स जनरेट होते हैं। अब ये बहुत सारे सिम्टम्स क्यों आते हैं उसका रीजन देखो। जैसे ही एड्स का जो पैथोजन होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको क्या कर देता है? वीक कर देता है। स्पेसिफिकली जो इम्यून सिस्टम की टी हेल्पर सेल्स होती है, टी हेल्पर सेल्स को क्या कर देता है? डिजनरेट कर देता है और उनको नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में इम्यूनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और बॉडी में जैसे ही इम्यूनिटी कम होती है तो डिफरेंट टाइप के जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी पे क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। हमको नॉर्मली अगर कॉमन कोल्ड भी हो जाता है तो वो उससे भी हम नहीं बच सकते और वो धीरे धीरे निमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। निमोनिया, टीबी और डिफरेंट टाइप के बहुत सारी जो डिजीज है वो क्या हो जाती है? बॉडी के अंदर आ जाती है। तो उन सभी डिजीज की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट होता है? एक सिंड्रोम जनरेट होता है, जिससे कि बहुत सारे क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। तो ये इसके फुल फॉर्म के बारे में हो गई। जनरली इसको जो है एड्स की फुल फॉर्म को हम सिंपली इस तरीके से याद रखते हैं, लेकिन यहाँ से हम तीन चीज़ों को जो है रिमेंबर रख सकते हैं। फर्स्ट, ये किस टाइप की डिजीज है? एक्वायर्ड डिजीज है, कंजेनिटल नहीं है। आफ्टर बर्थ ये प्रोड्यूस होती है। इम्यूनो डेफिशिएंसी, हमारा कौन सा सिस्टम इसके अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है? इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। एंड सिंड्रोम होता है, मीन्स कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। अगर हम इसके फर्स्ट केस की बात करें, एड्स के फर्स्ट केस रिकॉग्नाइज्ड इन
1981 एड्स का जो फर्स्ट केस था वो कब रिकॉग्नाइज किया गया, कब पता लगाया गया? 1981 में इसका पता लगाया गया। कहां पर? लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को। ये यूएस की डिफरेंट सिटी है, यूनाइटेड स्टेट की। डिफरेंट सिटीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क हो गया एंड सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पर काफ़ी सारे पेशेंट जो थे इन सिटीज़ के अंदर, जो साइंटिस्ट थे जो रिसर्च कर रहे थे या डॉक्टर्स के सामने काफ़ी सारे पेशेंट्स का एक ग्रुप सामने आया, ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। ये जो ग्रुप था पेशेंट्स का या बहुत सारे लोगों का जो ग्रुप था, इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक डिजीज जो है उनके सिम्टम्स देखे गए। उनमें से एक थी पीसीपी, पॉलीसिस्टिक कैरिनाई निमोनिया। पीसीपी क्या होता है? न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया। न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया। न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया। जब ये फर्स्ट केस आया था तो इन सिटीज़ के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे गए जिनमें कैसा कौन सा डिजीज दिख रहा था? न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया। ये एक फंगल डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? ये फंगल डिजीज होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है। लंग्स के अंदर जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए फंगल मतलब कवक जो होते हैं वो किसको इन्फेक्ट कर देते हैं? हमारी जो लंग्स होते हैं उनको इफेक्ट कर देते हैं। आप लोगों ने जनरली जो है चपाती देखी होगी, और उस चपाती को हम कुछ टाइम के लिए 2 और 3 डेज के लिए अगर ह्यूमिडिटी में रख दें तो क्या होता है कि उसमें फंगस लग जाती है। वाइट वाइट आप लोगों ने जो है थ्रेड टाइप के देखे होंगे। तो वैसी ही कंडीशन किसकी हो जाती है? लंग्स की हो जाती है। उस केस को क्या बोला जाता है? न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया। एक फंगल क्या होता है? डिसऑर्डर होता है, और इसका जो पैथोजन होता है वो न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया का पैथोजन जो होता है वो होता है न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई। पहले इसको इस नाम से जानते थे, न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई। एक फंगस है। अभी प्रेजेंट में इसका जो नाम है न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। अभी इस फंगस का क्या नाम है? न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। पहले जो है इसका नाम क्या था? न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई, लेकिन अकॉर्डिंग जो है इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर होता है उसने इसका नाम चेंज करके और क्या कर दिया? न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया। तो ये जो सिम्टम्स था किसमें था? उन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में था जिनको फर्स्ट टाइम क्या किया गया? आइडेंटिफाई किया गया। इसके अलावा एक और जो मेन सिम्टम्स इन पेशेंट्स में देखा गया वो सिम्टम्स था कापोसी सारकोमा। कापोसी सारकोमा, सारकोमा ये जो वर्ड है ये जनरली ट्यूमर्स के लिए यूज किया जाता है। सारकोमा ये किसके लिए यूज किया जाता है? ट्यूमर, कैंसर के लिए यूज किया जाता है। और जो कापोसी सारकोमा होता है वो एक रेयर स्किन ट्यूमर होता है। रेयर स्किन ट्यूमर बहुत रेयर होता है। जनरली जो जैसे एड्स है ऐसे ही बहुत सारी और भी डिसऑर्डर होते हैं कुछ जिनके अंदर इस टाइप की ये रेयर स्किन ट्यूमर जनरेट होता है। तो यहाँ पर ये 2 डिजीज हो गई, एक तो न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया एंड सेकेंड कापोसी सारकोमा, रेयर स्किन ट्यूमर। ये दोनों सिम्टम्स किस में देखे गए? ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में देखे गए। और
तब जाके जो है ये फर्स्ट टाइम इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। किसको? एड्स को रिकॉग्नाइज किया गया था। अब अगर हम इसके इटियोलॉजिकल एजेंट के बारे में बात करें, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एड्स का जो इटियोलॉजिक एजेंट होता है या फिर पैथोजन, वो होता है HIV। फुल फॉर्म इसकी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। डायरेक्ट नहीं बोल रहा है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, कुछ स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, बीच में डेफिशिएंसी को भूल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फर्स्ट टाइम इसको जो है डिस्कवर और कैरेक्टराइज किया गया था 1983 में। फर्स्ट टाइम HIV को, दोनों को ध्यान रखना है। अभी हमने बात की कि एड्स का जो फर्स्ट केस था या फर्स्ट टाइम जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। एड्स को क्या किया गया? रिकॉग्नाइज किया गया था, कंफर्म नहीं किया गया था। वो कब किया गया था? 1981 में। और फर्स्ट टाइम जो है इसका जो पैथोजन होता है, इटियोलॉजिक एजेंट होता है HIV, उसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड और उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको कब आइडेंटिफाई किया गया? 1983 में। और इसको करने में कौन कौन साइंटिस्ट थे? ल्यूक मॉन्टाजेनियर एंड रॉबर्ट गैलो। ल्यूक मॉन्टाजेनियर एंड रॉबर्ट गैलो, इन्होंने जो है 1983 में फर्स्ट टाइम HIV को डिस्कवर्ड किया और उसको कैरेक्टराइज किया। और किन पेशेंट्स के अंदर इनको कैरेक्टराइज किया गया था HIV को? ये डिजीज होती है लिम्फ एडेनोपैथी। लिम्फ एडेनोपैथी, जिसके अंदर जो लिम्फ नोड होती हैं वो क्या हो जाती है? उनमें स्वैलन आ जाती है। लिम्फ नोड, लसिका ग्रंथियां जो होती है उनमें सूजन आ जाती है, उसको क्या बोला जाता है? लिम्फ एडेनोपैथी कहा जाता है। और इसी की वजह से फर्स्ट टाइम या HIV का जब जो पहले डिस्कवरी के अकॉर्डिंग जब इनको डिस्कवर किया उसके अकॉर्डिंग पहले जो है HIV का एक और नाम था LAV। इसके फुल फॉर्म क्या होती है? लिम्फ एडेनोपैथी वायरस। लिम्फ एडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। एसोसिएटेड वायरस, क्लियर? तो ये LAV, ये भी किसका नेम है? HIV का ही है। किस बेस पे? जब इसको स्टार्टिंग में किस टाइप के पेशेंट के अंदर से डिस्कवर किया? वो पेशेंट जिनको कौन सा डिसऑर्डर था या कौन सी डिजीज थी? लिम्फ एडेनोपैथी, जिसके अंदर क्या हो जाता है? जो लिम्फ नोड्स होती है, लसिका जो ग्रंथियां होती है उनमें क्या आ जाता है? स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है। इस तरीके से इसका ये क्या हो गया? नेम हो गया। अब हम बात करें इसके सिम्टम्स और स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। अच्छा, इससे पहले हम बात करें, ये तो हो गया कि ये फर्स्ट जो केस के बारे में हमने बात की, फिर इसका जो पैथोजन है उसको कब डिस्कवर किया गया। इंडिया के अंदर ये केस कब आया? इंडिया में जो है फर्स्ट टाइम पे ये केस आया 1986। इन इंडिया फर्स्ट केस ऑफ HIV एड्स, फर्स्ट केस ऑफ HIV एड्स रिकॉग्नाइज इन 1986। और ये कौन सी सिटी के अंदर? चेन्नई, इन चेन्नई। चेन्नई में जो है इसको क्या किया गया? आइडेंटिफाई किया गया। कुछ ग्रुप ऑफ फीमेल्स था, फीमेल सेक्स वर्कर्स थी, उनके अंदर ये जो है फीमेल सेक्स वर्कर्स, उनके अंदर इस डिजीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया। और इसको आइडेंटिफाई और डिस्कवर करने में जो एक फीमेल डॉक्टर थी शीलापन निर्मला,
ये अपना रिसर्च वर्क कर रही थी, अपनी थीसिस कंप्लीट करने के लिए, पीएचडी वर्क कंप्लीट करने के लिए ये डिफरेंट जो सैंपल्स कलेक्ट करके और उनका टेस्टिंग कर रही थी। तो तब जाके उनको कुछ फीमेल सेक्स वर्कर्स का जो सैंपल मिला, ब्लड का सैंपल मिला, उसके अंदर उनको लगा कि ये जो है HIV क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में ये केस कहाँ पर आया था, चेन्नई के अंदर आया था। कब? 1986 में। और इसको जो है आइडेंटिफाई या डिस्कवर करने में किसकी मेन जो है रोल था, सिलापन निर्मला। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, एड्स के सिम्टम्स के साथ साथ हम बात करेंगे स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। इसकी जो इन्फेक्शन होता है उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। सिम्टम्स एंड स्टेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन, कौन कौन सी स्टेज के अंदर होकर ये आगे बढ़ता है, किस तरीके से ये प्रोग्रेसिवली जो है बॉडी को अफेक्ट करता है। तो इसको हम जनरली जो है जो CDC है या फिर जो इंटरनेशनल लेवल पे डिजीज से रिलेटेड जितने भी केसेस को रिसर्च में देखा जाता है, तो उनके अकॉर्डिंग जो इसकी HIV इन्फेक्शन की जो स्टेज है उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट कैटेगरी इसकी होती है एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन। एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन, ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज इसके अंदर आती है एसिम्प्टोमेटिक फेज। एसिम्प्टोमेटिक फेज। एंड थर्ड स्टेज सिम्प्टोमेटिक फेज। एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया, सेकंड कौन सा हो गया, एसिम्प्टोमेटिक फेज, एंड थर्ड सिम्प्टोमेटिक फेज। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राथमिक जो संक्रमण होता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। एक्यूट का मतलब क्या होता है, कुछ टाइम के लिए। एक और होता है, देखो 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। ये जनरली जो है इनको सुनने को मिलेंगे। एक्यूट मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन, कोई भी डिजीज जो है, पर्टिकुलरली ये जो है डिजीज के लिए यूज किए जाते हैं ये वर्ड्स। कोई भी डिजीज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है या सिम्टम्स को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, एक्यूट बोला जाता है। एंड क्रॉनिक फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। कोई भी डिजीज या सिम्टम्स जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉनिक। ठीक है, लंबे टाइम के लिए तो एक्यूट बोला जाता है, और कम टाइम के लिए तो एक्यूट बोला जाएगा, और अगर ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए तो क्या बोला जाता है, क्रॉनिक। तो यहाँ पर ये क्या है, एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स जनरेट होते हैं जो कि जैसे ही इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, तो उसके बाद में शो होते हैं। उसके बाद में एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें किसी भी टाइप के कोई सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं HIV के, एड्स के। और फिर थर्ड फेज आती है सिम्प्टोमेटिक फेज। तो हम एक एक स्टेप के बारे में बात करेंगे कि ये जो स्टेज है, इन स्टेज में किस किस टाइप के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन। एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन में सिंपली जो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, फ्लू जो होता है, कॉमन फ्लू हो गई, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू लाइक जो है सिम्टम्स यहाँ पर शो होते हैं, जिनमें जैसे फीवर हो गया। इसमें एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन में फ्लू लाइक सिम्टम्स, किस टाइप के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और ये सिम्टम्स जो है इन्फेक्शन के 2 to 4 वीक्स के बाद में शो होने लगते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स। अब फ्लू लाइक सिम्टम्स में क्या क्या हो सकते हैं, फीवर हो गया, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, रेज्ड हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फीवर,
इसके अलावा रेसेस, जो स्किन है उसमें क्या बन जाते हैं, रेसेस बन जाते हैं, ठीक है, रेड लाल चकत्ते बन जाते हैं। और सॉर थ्रोट, गले में क्या हो जाती है, खराश हो जाती है। स्वैलन ग्लैंड्स, स्पेसिफिकली ये ग्लैंड्स कौन किन की बातें करते हैं हम, लिम्फ नोड्स की बात करते हैं। जो हमारी लिम्फ नोड्स होती हैं या पेशेंट या इन्फेक्टिव पर्सन जो होता है उनकी जो ग्लैंड्स या लिम्फ नोड होती है उनमें क्या आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाता है। हेडेक हो गया, अपसेट स्टोमक, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो है कुछ सिम्टम्स होते हैं, अपसेट स्टोमक। जॉइंट्स एंड मसल्स पेन, जॉइंट एंड मसल्स पेन, जॉइंट्स एंड मसल्स पेन। तो ये सारे क्या है, एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन में ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। फ्लू लाइक सिम्टम्स है ये सारे के सारे, नॉर्मली जो फीवर के अंदर होता है, कॉमन इन्फ्लुएंजा हो गया या कॉमन कोल्ड हो गया, कॉमन फ्लू जो होता है उनमें ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे फीवर हो गया, रैसेज हो गया, सॉर थ्रोट हो गया, स्वेलन ग्लैंड्स, हेडेक, अपसेट स्टमक, जॉइंट एंड मसल्स पेन। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि मेन जो सिम्टम्स है, ये मेन सिम्टम्स नहीं है, एड्स के मेन सिम्टम्स नहीं है, ये प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद में जो फ्लू लाइक सिम्टम्स जनरेट होते हैं स्टार्टिंग की फेज में, वो सिम्टम्स है। फिर सेकेंड स्टेज आती है इसकी एसिम्प्टोमेटिक फेज, एसिम्प्टोमेटिक फेज। ओके, इन सिम्टम्स के अंदर हम एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो है बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, हेडेक होने लगता है, मतलब लगभग जितने भी हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाते हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि जैसे ही HIV वायरस बॉडी में क्या करता है, एंटर करता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम इस HIV वायरस के अगेंस्ट में क्या तैयार करता है, एंटीबॉडी। क्या बनाएगा, एंटीबॉडी, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। जहां तक इम्यून सिस्टम की कैपेबिलिटी होती है, जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको वो पहले से ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और उसके लिए वो क्या करेगा, या तो एंटीबॉडी तैयार करता है या फिर कुछ स्पेसिफिक T सेल की हेल्प से साइटोकाइनिन्स या फिर अदर जो है प्रोटीन्स का सिक्रेशन करता है, जो कि उस पैथोजन को किल करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर ये जैसे ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और ये एंटीबॉडी क्या करती है, HIV पर जाकर अटैक करती है। लेकिन क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए इम्यून सिस्टम को सडनली जो है बहुत ज़्यादा क्या होना पड़ता है, एक्टिव होना पड़ता है। और एक्टिव होने की वजह से जो भी सेल्स होती हैं, जो भी HIV इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं, वो पूरे ब्लड के थ्रू बॉडी में क्या होती है, सर्कुलेट होती है। और इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इम्यून सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से प्लस जो HIV इन्फेक्टेड सेल्स है उनका बॉडी में सर्कुलेट होने की वजह से डिफरेंट जो पैटर्न होते हैं बॉडी के अंदर, जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं कि कौन सा सिस्टम किस तरीके का काम करता है, तो उनमें इम्बैलेंस होने की वजह से ये सारे सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। एक और पॉइंट, ये जो एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन वाली स्टेज है, एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन वाली स्टेज है, इसमें जो टेस्ट होता है HIV एड्स के लिए, जो टेस्ट होता है, प्राइमरी टेस्ट जो होता है ELISA, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ये क्या होता है, एक प्राइमरी टेस्ट होता है जो कि HIV वायरस को डिटेक्ट करने के काम में लिया जाता है, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये क्या आता है, नेगेटिव आता है, ये क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है,
एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन वाली स्टेज में एलिसा टेस्ट के हेल्प से हम HIV वायरस को ब्लड में डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वाली स्टेज में अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो किसी को ब्लड डोनेट करता है, या फिर सिंपली बात करें कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि उससे जो HIV है वो, क्योंकि ब्लड के अंदर HIV जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन में ब्लड में HIV की जो क्वांटिटी होती है वो हाई होती है, और इसी वजह से इस स्टेज में अदर पर्सन्स को भी क्या हो सकता है, HIV हो सकता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन अपना ब्लड डोनेट करता है, किसको, एक नॉर्मल पर्सन को अगर ब्लड डोनेट करता है, तो यहाँ पर ये जो है वो दूसरा जो नॉर्मल पर्सन है वो भी क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड होता है। दो पॉइंट है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है कि एलिसा टेस्ट जो होता है वो क्या रहता है, नेगेटिव होता है। मतलब ब्लड के अंदर हम टेस्ट के हेल्प से HIV की प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि उसी ब्लड के हेल्प से HIV अदर पर्सन में क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सिम्टम्स और उसके बाद में ये 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, एसिम्प्टोमेटिक फेज। सेकेंड फेज कौन सी आती है, एसिम्प्टोमेटिक फेज। एसिम्प्टोमेटिक फेज में जैसे ही ये एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन वाली जो स्टेज है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में जो पेशेंट होता है या जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो अपने आप को एकदम अच्छा फील करता है, फील बेटर। पेशेंट फील बेटर, उसको लगता नहीं है कि मेरे को मतलब HIV इन्फेक्शन है या एड्स की प्रॉब्लम है। तो इस स्टेज में स्टार्टिंग में 2 to 4 वीक्स तक जो है ये वाले सिम्टम्स रहते हैं। उसके बाद में स्टेज आती है कौन सी, एसिम्प्टोमेटिक फेज, और इसमें जो पेशेंट है अपने आप को एकदम फील अच्छा लगता है उसको कि ऐसी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाली स्टेज के अंदर जनरली जो होता है 10 इयर्स और कभी कभी मोर देन 15 इयर्स, इस वाली स्टेज की ड्यूरेशन क्या हो सकती है, एसिम्प्टोमेटिक फेज, जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। 10 इयर्स हो सकती है या फिर 15 ईयर्स से भी ज़्यादा हो सकती है। और ये डिपेंड करता है किस पे, एज पर, बैकग्राउंड पर और जनरल हेल्थ पर, कि जो पेशेंट है या इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी एज क्या है, बैकग्राउंड क्या है उसका, बैकग्राउंड और जनरल हेल्थ। इन कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करती है कि इसकी ड्यूरेशन क्या होगी। उनमें 10 इयर्स हो सकती है नॉर्मली, ये तो एवरेज जो है, ये एवरेज है। 10 इयर्स तो क्या है, एवरेज है कि इतने टाइम तक ये वाली फेज रहेगी, एसिम्प्टोमेटिक फेज रहेगी, और कभी कभी ये 15 ईयर्स से ज़्यादा भी चले जाती है। इस वाले फेज के अंदर एसिम्प्टोमेटिक फेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है टेस्ट, एलिसा टेस्ट से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है एलिसा टेस्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। एलिसा टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब कि जो वायरस है उसको ब्लड में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, वहाँ पर इस वाले में सिम्टम्स हो रहे थे लेकिन वहाँ पर एलिसा टेस्ट क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। यहाँ पर एलिसा टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं। सिम्टम्स शो नहीं होने के बावजूद भी इस ड्यूरेशन में 10 ईयर और 15 ईयर्स की ड्यूरेशन में जो HIV वायरस होता है वो एकदम एक्टिव रहता है। एक्टिव रहने का क्या मतलब है, यहाँ पे एक्टिव का मतलब है कि वो प्रॉपर जो है, जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं या जो CD4 सेल्स जिनको जनरली बोलते हैं, इन दोनों के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये टी लिम्फोसाइट और CD4 सेल्स क्या होती है, उनको कंटिन्यूसली क्या करता है, इन्फेक्ट करता है।
ठीक है, उनको संक्रमित करता रहता है और अपनी जो नंबर्स को क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज और नंबर्स, और अदर जो नॉर्मल सेल्स होती है उनको भी क्या करता रहता है, इन्फेक्ट करता रहता है। और बहुत सारी अपनी क्या बना लेता है, कॉपीज बना लेता है। तो ये किसकी बात हो गई, एसिम्प्टोमेटिक फेज, जिसके अंदर पेशेंट अपने आप को जो है बहुत अच्छा फील करता है, कुछ सिम्टम्स रहने के बाद में आ जाता है, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है 10 to 15 ईयर्स होती है। वो डिपेंड करता है किस पे, एज, बैकग्राउंड और जनरल हेल्थ पर। एलिसा टेस्ट यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और HIV जो है प्रॉपरली एक्टिव रहता है, अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है। दूसरा, कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि इस स्टेज के अंदर जो इन्फेक्शन या HIV वायरस जो है डिफरेंट जो मीडियम होते हैं उनसे स्प्रेड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इस वाली स्टेज में ये क्या हो सकता है, स्प्रेड होता है, मतलब ये इन्फेक्शन जो है अदर पर्सन्स के अंदर ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर इन अदर पर्सन्स। ये सेम पॉइंट है इन दोनों का। एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन में भी जो है एक बार HIV बॉडी के अंदर एंटर किया और उसके बाद में जो है ये स्टार्ट हो जाता है, अदर पर्सन्स को भी वो इन्फेक्टेड पर्सन्स क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। एसिम्प्टोमेटिक फेज में भी सेम यही केस है। यहाँ पर केवल क्या है कि यहाँ पर किसी भी टाइप के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। क्या नहीं दिखाई देते हैं, सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। अब बात करें हम लास्ट स्टेज की, सिम्प्टोमेटिक फेज। थर्ड जो इन्फेक्शन की स्टेज होती है वो कौन सी होती है, सिम्प्टोमेटिक फेज। इसके अंदर मेन सिम्टम्स आते हैं किसके, एड्स के। एड्स के सिम्टम्स आते हैं, और एक्चुअल में क्या होता है कि 10 to 15 ईयर्स तक जब HIV कंटिन्यूसली बॉडी में रहता है तो धीरे धीरे वो हमारी जो मेन इम्यून सेल्स होती हैं, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे, जैसे TH सेल्स, T हेल्पर सेल्स, और ये कौन सी कैटेगरी में आती है, CD4 सेल्स में आती है, CD4 सेल्स। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि CD4 सेल्स क्या होती है, ठीक है, इनकी कैटेगरी होती है बहुत सारी। उसका एक एग्जांपल क्या है, TH सेल्स। इसके अलावा मोनोसाइट हो सकती है, मैक्रोफेज हो सकती है, डेंड्राइटिक सेल्स हो सकती है। ये कुछ सेल्स हैं जो किसका एग्जांपल्स होती है, CD4 सेल्स का एग्जांपल्स होती है। तो इनका जो नंबर्स है वो कंटिन्यूसली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है बॉडी में। 10 to 15 ईयर्स तक वायरस जो है कंटिन्यूसली एक्टिव है, अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहा है, इन सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है। तो जो इनका नंबर्स कम होगा तो इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि कोई भी ऐरा गैरा वायरस, पैथोजन, बैक्टीरिया आकर हमारी बॉडी को क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, या इन्फेक्टेड पर्सन कुछ नहीं कर पाता है, हमारा इम्यून सिस्टम कुछ नहीं कर पाता है। नॉर्मली कॉमन कोल्ड का जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो भी हमारे अंदर एक बार अगर आ जाता है तो उसको भी हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करने में कामयाब नहीं हो पाता है। तो उसका रीजन क्या होता है कि 10 to 15 ईयर्स तक वायरस का हमारी बॉडी में रहना, और जो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम की जो मेन सेल्स है उनको क्या करना, डिस्ट्रॉय करना। इम्यून सिस्टम वीक, अब जो है कोई भी पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब आके और हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको क्या करती है, इन्फेक्ट करती है। इस टाइप के जो पैथोजन्स होते हैं उन पैथोजन्स को बोला जाता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, या इस टाइप का जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। मतलब ये इन्फेक्शन क्या देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं। इनको क्या मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई कि पर्सन का क्या है, इम्यून सिस्टम वीक है, अटैक कर दो, ठीक है। तो ऐसे जो है बहुत सारे इसके एग्जांपल, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इन अपॉर्चुनिटी की इन्फेक्शन के अंदर आता है BCP, पॉलीसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया हो गया, कपोसी सार्कोमा हो गया, कपोसी सार्कोमा, रेयर स्किन ट्यूमर जो होता है वो हो गया, कपोसी सार्कोमा। इसके अलावा बर्किट लिम्फोमा, बर्किट्स लिम्फोमा, बर्किट्स लिम्फोमा,
ठीक है, ये भी क्या होता है, एक टाइप का बी सेल्स का कैंसर होता है। बर्किट्स लिम्फोमा, बी फॉर बर्किट एंड बी फॉर बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, ये भी इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं। इन सेल्स का क्या होता है, कैंसर, ये सेल्स नंबर में इंक्रीज हो जाती है और कैंसर जनरेट हो जाता है। इसके अलावा टीबी हो गया, न्यूमोनिया हो सकता है, न्यूमोनिया, नॉर्मल न्यूमोनिया, ये एक तो पॉलीसिस्टिस कैरिनाई न्यूमोनिया है, निमोनिया, अदर बहुत सारे डिजीज है। तो ये सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। मतलब ये अपॉर्चुनिटी देख के और इनके पैथोजन, अपॉर्चुनिटी क्या है उनके लिए, हमारे इम्यून सिस्टम का क्या हो जाना, वीक हो जाना। क्यों वीक हो जाना, क्योंकि 10 to 15 ईयर्स तक HIV वायरस हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जिससे कि जो इम्यून सिस्टम की जो मेन सेल्स है उनका नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इम्यूनिटी वीक हो गई है। और अपॉर्चुनिटी मिलते ही ये सारे के सारे जो पैथोजन बॉडी पे क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के जो है हमको क्या होते हैं, डिजीज होते हैं। यहाँ पर सिम्टम्स की अगर हम बात करें, ये तो डिजीज इन्फेक्शन हो गई कि इस टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें, सिम्टम्स में अगर हम जाए, सिम्टोमेटिक फेज के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स जनरली होते हैं, वेट लॉस, जो मेन सिम्टम्स दिखाई देता है आफ्टर 10 to 15 ईयर्स, वेट लॉस, बॉडी एकदम वीक हो जाती है। क्रॉनिक डायरिया, क्रॉनिक डायरिया, ठीक है, क्रॉनिक, लॉन्ग ड्यूरेशन, क्रॉनिक से याद आ गया, लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, लंबे टाइम तक जो है डायरिया, डायरिया मतलब इसके सिम्टम्स जनरली वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस। पेशेंट्स को क्या रहते हैं, लंबे टाइम तक जो है वॉमिटिंग और लूज मोशंस बने रहते हैं। उसके अलावा नाइट स्वेट्स, रात को पसीने आते हैं ज़्यादा, सर्दी में भी, विंटर टाइम में भी जो है रात को क्या आएंगे, पसीने आते हैं। पर्सिस्टेंट कफ, पर्सिस्टेंट कफ, खांसी जो है वो हमेशा बनी रहती है, पर्सिस्टेंट कफ हो गया। माउथ एंड स्किन प्रॉब्लम्स, और क्या हो गया, माउथ एंड स्किन प्रॉब्लम्स, माउथ एंड स्किन प्रॉब्लम्स। रेगुलर इन्फेक्शन, डिफरेंट जो डिजीज है, पैथोजन है, अभी मैंने बताया ऐरा गैरा, कोई भी जो है आके और इन्फेक्ट कर देता है। रेगुलर इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का जो पैथोजन है वो अगर बॉडी में एंटर कर गया तो वो डेफिनेटली डिजीज प्रोड्यूस करेगा और उसके सिम्टम्स आएंगे। रेगुलर इन्फेक्शन हो गया। सीरियस इलनेस और डिजीज, सीरियस इलनेस और डिजीज, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है सीरियस इलनेस और डिजीज, इसके अंदर आता है ये पीसीपी एंड कापोसी सार्कोमा, ये लास्ट स्टेज होती है। ये जो एड्स होता है उसकी क्या होती है, लास्ट स्टेज होती है। अभी इनको मैं और वापस से बताता हूं। तो ये सिम्टम्स हो गए। लास्ट वाली स्टेज कौन सी थी, सिम्टोमेटिक फेज के अंदर वेट लॉस, क्रॉनिक डायरिया, वॉमिटिंग और लूज मोशन होता है, नाइट स्वेट्स हो गए, पर्सिस्टेंट कफ, खांसी हमेशा बनी रहती है, माउथ एंड स्किन प्रॉब्लम्स होती है, रेगुलर इन्फेक्शन होते हैं, और सीरियस इलनेस और डिजीज के अंदर ये लास्ट स्टेज जिसके अंदर मैंने बताया न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया, जिसके अंदर हमारी जो लंग्स होते हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और कापोसी सार्कोमा रेयर स्किन ट्यूमर होता है जिसके अंदर स्किन जो है हमारे जो बॉडी है उससे उतरने लगती है, ये लास्ट स्टेज आती है। उसके बाद में जो पेशेंट है उसका क्या हो जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारे आज हमने बात की किसके बारे में, एक तो एड्स के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके अलावा इसके जो मेन सिम्टम्स हैं उनको 3 इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया है। प्राइमरी इन्फेक्शन वाले सिम्टम्स होते हैं, फिर एक फेज ऐसी आती है जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, और फिर थर्ड फेज आती है जिसके अंदर सिम्टोमेटिक जो मेन सिम्टम्स होते हैं एड्स के वो दिखाई देते हैं, और लास्ट स्टेज में पीसीपी एंड कापोसी सार्कोमा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे इसके जो एटियोलॉजिक एजेंट है या पैथोजन है HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, उसके जीनोम के बारे में, उसका क्या जीनोम होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, इनमें से ये 1 और 2 पॉइंट्स जितने भी कवर हो पाएंगे वो पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर इतना ही है। थैंक यू सो मच।